अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में आज से बाकायदा इंतखाबी अमल शुरू हो गया है। आज पहले दिन कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए कागजात नामजदगी का इजरा शुरू कर दिया गया है और इस हवाले से मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरान के दफातर में पब्लिक नोटिस लगा दिए गए हैं। साथ ही एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में ताखीर से मुतालिक रुकावटें दूर कर रही है, तो दूसरी तरफ इस हवाले से रोजाना कोई ना कोई तनाज़ा सामने आ रहा है। और आज इंतखाबी अमल के पहले दिन भी ऐसा ही हुआ है। मुल्क में वकला की दो सबसे बड़ी तंजीमों ने शफाफ इलेक्शन से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है, जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ मिलकर वकला तहरीक चलाने का इशारा दे दिया है। आज दोनों वकला बॉडीज की जानिब से इस मामले पर एक साथ एलामिये सामने आए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की आज जारी होने वाली प्रेस रिलीज में लिखा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा और वाइस चेयरमैन हारून उर रशीद तमाम सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड और यकसा मौक़े फराहम करने की अहमियत पर जोर देते हैं, जिससे इंतखाबी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। तहम उन्होंने इलेक्शन के तरीक़ाकार, हल्काबंदियों और नशिस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कंडक्ट पर शदीद खदशात का इजहार किया है और साथ ही इस बढ़ते हुए तासुर को भी हाईलाइट किया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं कराए जा सकते हैं। एलामिया के मुताबिक इसकी एक वाज़ेह मिसाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आबाई जिला जेहलम की है, जहां तकरीबन 13,82,000 की आबादी पर कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें अलॉट की गई हैं, जबकि 13,20,000 की आबादी पर जिला हाफिजाबाद को सिर्फ 1 नशिस्त दी गई है। इसी तरह का अदम तवाज़ुन जिला रावलपिंडी में भी सामने आया है, क्योंकि गुजरावाला डिवीजन से कम आबादी के बावजूद यहां पर एक इजाफी नशिस्त अलॉट की गई है, जिससे इलेक्शन प्रोसेस की शफाफियत पर सवालात उठते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की प्रेस रिलीज के मुताबिक यह वाज़ेह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट जनरल इलेक्शन की साख पर संजीदा शकूक और शुबहात पैदा कर रहा है। वो एक ऐसा माहौल फराहम कर रहे हैं जिसमें बज़ाहिर शफाफियत का मुकम्मल तौर पर फुकदान नजर आता है और इन हालात की रोशनी में पाकिस्तान बार काउंसिल मज़कूरा मामलात पर आंखें बंद नहीं कर सकती। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जोर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हर इकदाम की तौसीक करने के बजाय इन बेज़ाब्तियों का नोटिस ले। पाकिस्तान बार काउंसिल पुख्ता यकीन रखती है कि बुनियादी मकसद महज इंतखाबात कराना ही नहीं है, बल्कि इंतखाबात को आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से कराना भी है, जहाँ तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े फराहम किए जाएँ। इस सोच के साथ पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार की मुशावरत से वकला तहरीक के लाए अमल और तारीख का ऐलान करने के लिए जल्द ही एक ऑल पाकिस्तान नुमाइंदा कन्वेंशन बुलाएगी। इसका मकसद आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के कॉज को यकीनी बनाना है, जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसा नजर आता है कि हर सियासी जमात और फर्द के लिए वो अलग अलग ज़ाब्ते रखते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल जमहूरी उसूलों को बरकरार रखने और तमाम शहरियों के मफाद में इंतखाबी अमल में शफाफियत को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ मिलकर वकला तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया है, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत, सेक्रेटरी सैयद अली इमरान और एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इलेक्शन के तरीक़ाकार, हल्काबंदियों और नशिस्तों की अलॉटमेंट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और साथ ही मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में इलेक्शन की शफाफियत पर भी संजीदा सवालात उठाए हैं। उन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद की अहमियत पर जोर देने के साथ साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड और यकसा मौक़े फराहम करने की ज़रूरत को भी उजागर किया है। उनके मुताबिक गैर जानिबदारी और शफाफियत इलेक्टोरल प्रोसेस की लाजमी बुनियाद होनी चाहिए ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो सके। सुप्रीम कोर्ट बार के मज़कूरा नुमाइंदों ने इलेक्शन के करीब इंतखाबी अमल में बढ़ती हुई बेज़ाब्तियों से मुताल्लिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलियत पर खदशात का इजहार किया है, जिसकी वजह से इलेक्शन प्रोसेस की शफाफियत और गैर जानिबदारी को खतरे में डालने के हवाले से दुरुस्त शकूक और शुबहात उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समझती है कि इलेक्शन मुल्क में जमहूरी अमल की बुनियाद होते हैं और ये वक्त पर होने चाहिए। शिकायत का इजाला किए बगैर महज इंतखाबी टाइम लाइन्स पर अमल करने से इस्तेहकाम में इजाफा होने के बजाय उसे नुकसान पहुंच सकता है। माजी में इलेक्शन से पहले इंतखाबी बेज़ाब्तियों को नज़रअंदाज करने से न सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचा, बल्कि बामानी नताइज हासिल करने में नाकामी, कौमी खजाने पर बोझ डालने और कीमती वसाइल खर्च करने का रिस्क भी पैदा हुआ। लिहाजा जमहूरी अमल और कौमी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन मामलात को मौसर तौर पर एड्रेस करना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट बार के मुताबिक इलेक्शन साफ, शफाफ और मुनसिफाना होने चाहिए, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े दिए जाएँ। ताहम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समझती है कि मज़कूरा मकासद हासिल करने के लिए मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए, क्योंकि उनकी निगरानी में सबके लिए यकसा मौक़े के साथ साफ और शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। यानी एक ही दिन
एक साथ पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अलग अलग एलामियों के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा और वुकला तहरीक चलाने का इशारा दे दिया है। इसके अलावा पंजाब बार काउंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी हल्काबंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। ताहम खुद इलेक्शन कमीशन ने नाम लिए बगैर आज एक प्रेस रिलीज जारी की है और वाज़ेह किया है कि इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मीडिया पर चलने वाली इस खबर की सख्ती से तरदीद करता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा की गई है। उनका आबाई हल्का NA82 जिला सरगोदा में है और इस जिले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन किसी की ज़ाती ख्वाहिश पर किसी भी मखसूस शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त बनाने से माजूरी जाहिर करता है। मजीद ये कि इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने और इंतखाबी अमल शुरू होने के बाद ये नया तनाज़ा सामने आया है, जिसमें वुकला की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं और हल्काबंदी और नशिस्तों की अलॉटमेंट को बुनियाद बना रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार बार उन इक़दामात की हौसला शिकनी कर रही है कि जिनसे इलेक्शन में ताख़ीर का रास्ता पैदा हो जाए, चाहे वो हल्काबंदियों से मुतालिक ही क्यों ना हो। आज भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्काबंदियों से मुतालिक फैसला मुअत्तल कर दिया और करार दिया है कि हल्काबंदियों के खिलाफ केसेस को आम इंतखाबात के बाद सुना जाएगा। अदालत ने कहा है कि आम इंतखाबात के बाद हल्काबंदियों से मुतालिक अपीलें दोबारा सुनेंगे। इंतखाबात में किसी सूरत ताख़ीर कबूल नहीं करेंगे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि नक्शे देखने का काम हाई कोर्ट का नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन का है। हर हल्के में यह मसला होगा। अगर एक हल्के में कुछ करेंगे तो फिर सबको करना पड़ेगा। हर पार्टी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हल्काबंदियाँ चाहती है। हम इंतखाबात में ताख़ीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए कि ऐसा करने से इलेक्शन के मामलात मुकम्मल डीरेल हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि इंतखाबात ना होते तो दरमियान में मुदाखलत ना करते। अदालत एक तरीक़ाकार मुरत्तिब कर रही है कि जिससे किसी की हक तलफी ना हो। हम अब इन मामलात को आम इंतखाबात के बाद दोबारा टेकअप करेंगे। अदालत दरख्वास्त गुजारों का हक महफूज रख रही है। सुप्रीम कोर्ट बार वाज़ेह कर रही है कि इंतखाबात 8 फरवरी से आगे नहीं जाएंगे। ताख़ीर बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी और इस सूरत हाल में दीगर जमातें तो इंतखाबी तैयारियों में लगी हुई हैं। शमूलियतें हो रही हैं। टिकटों की तकसीम और मुशावरत का सिलसिला जारी है, मगर तहरीक इंसाफ को अभी तक बल्ले का इंतखाबी निशान तक अलॉट नहीं हुआ है, जिस पर PTI खदशा जाहिर कर रही है कि उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त आ गया है। लेकिन PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन ने कल फैसला महफूज कर लिया था, मगर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह फैसला सुनाने से रोका हुआ है और आज इस हुक्म इम्तिना में 21 दिसंबर तक तौसीह भी कर दी है और ये PTI की दरख्वास्त पर हुआ है। जबकि आज इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान जारी करने से मुतालिक दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन के सामने दलाइल देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 40 सवाल पूछे हैं। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद फौरी तफसीलात और दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। हमने इलेक्शन कमीशन से उस वक्त कहा कि कोई कमी है तो अभी बता दें। हमें फिर नोटिस आया जिसमें 3 सवालात पूछे गए। कल एक केस में मेरी बहस मुकम्मल होने के बाद 40 नए सवालात आ गए। मैं इससे हैरान और मायूस हुआ। इलेक्शन कमीशन का मुखालिफ नहीं हूँ। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क दिए कि आपके फायदे के लिए समाअत की है। हम चाहते हैं कि जल्दी केस निमट जाए, आप तसल्ली रखें। समाअत के दौरान जब अली जफर ने सवाल उठाया कि इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हुआ है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि हमें इसका इदराक है। इसके बाद समाअत मुकम्मल हो गई और फैसला महफूज कर लिया गया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और सेनेटर अली जफर ने कहा कि उम्मीद है कि बल्ले का निशान मिल जाएगा। टेक्निकल सवालात की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम करने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने बल्ले का इंतखाबी निशान ना मिलने की सूरत में प्लान B और प्लान C का भी इशारा दिया। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल जिसकी तरफ से आज एलामी आया, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पाशा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मैं पहले आपको अली जफर साहब का खुद का कमेंट सुना दूं। तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है इस वक्त सबसे ज़्यादा शिकायत कर रही है और उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की जो शिकायत है उसमें बहुत ज़्यादा वजन भी है। देखिए उन्होंने आपके प्रेस रिलीज पर क्या कहा। पाकिस्तान बार काउंसिल और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से आया है लेटर, वो मेरी नज़र में दुरुस्त है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिल रही। जो उनका मुतालबा है कि वो रिजाइन करें, उसकी टाइमिंग गलत है। इलेक्शन आने वाला है, 8 फरवरी है, बहुत सारा काम करना है और हम कोई ऐसा इकदाम नहीं चाहते कि वो इलेक्शन को डिले करे। डिमांड तो अपनी जगह है जायज़ उनकी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे नज़र होते हुए नहीं नज़र आती और दूसरी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिलहाल हमें ज़रूरत है कि
एक इलेक्शन हम करा लें, इसमें कोई मजीद ऐसे रुकावट ना आए। अगर इलेक्शन कमीशन तब्दील होना होता है तो फिर वो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, कानूनी पेचीदगियां। सियासी अहमियत तो बहुत है इस डिमांड की, लेकिन कानूनी कोई गुंजाइश नहीं नजर आती मुझे। साहब मेरिट पर वो कह रहे हैं आपकी बातें ठीक हैं, मगर ये टाइमिंग ठीक नहीं है पाजा साहब। और ज़रा ये सवाल उठ रहा है कि क्या फिर आप चाह रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए किसी भी तरीके से? शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है जो कि एक परसेप्शन बन चला है कि शायद पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन को लिंगर ऑन करना चाहते हैं, ये कतन गलत है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से और नाजरीन को भी ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बार कौंसिल सुप्रीम कोर्ट बार की जजमेंट के पीछे खड़ी है, जो कि इलेक्शन के हवाले से है, जिसमें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। और ना ही हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस डीरेल हो, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम ये जो चीज़ें लेवल प्लेइंग फील्ड की तमाम पार्टीज़, इंडिविजुअल्स की, आज़ाद उम्मीदवारों की हद तक जो बात की, फिर हमने जो बात की, जो हमने एग्जाम्पल्स कोट की हैं, डिलिमिटेशन हम नहीं चाहते अब, चूँकि बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ हम मुझे पता है कि जब स्केजुलर अनाउंस हो गया और सुप्रीम कोर्ट की ये वर्डिक्ट आ गया कि डिलिमिटेशन को हम टच नहीं करते, इलेक्शन के बाद देखेंगे, तो मेरा ख्याल है हमारी गुंजाइश नहीं बनती और ना ही हम इसको कहीं लेके जाना चाहते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल पे तौर के कोर्ट किया गया कि इस तरह की बेज़ाब्तगियाँ हुई, उनकी निशानदेही की और आगे चले गए कि इसमें इलेक्शन में शफाफियत होनी चाहिए। जब आपने निशानदेही की तो वो निशानदेही भी गलत की ना आपने। उनका कहा कि जो उनका अपना हल्का है जेएलएम की मिसाल दे दी, जबकि उनका इलामिया कह रहा है कि वो तो सरगोदा से है उनका हवाई हल्का। ये आप टिपोग्राफिकल मिस्टेक समझ लें, क्योंकि हमने जेएलएम की मिसाल दी और साथ उनके वोटर्स भी लिखे, तादाद लिखी कि 13,82,000 वोटर्स की जो मुश्तमिल जो ज़िला है उस पे 2 नशिस्तें दी गई हैं और जहाँ पे 13,20,000 है वहाँ पे 1 नशिस्त दी गई है। वो नेटिव वाली बात वो आप इसको टिपोग्राफिकल मिस्टेक कह लें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जेल में हकीकत भी यही है कि इन दोनों में अगर तकाबल किया जाए तो ये चीज़ अपनी जगह पे हकीकत मौजूद है। दूसरा ये है कि ये हम किसी कोई एक शख्स की बात नहीं कर रहा जो एलामिया की बात कर रहे हैं, ना ही दबाव की बात है कि हम कोई अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ये इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, उनके उम्मीदवारानों ने, हम तो इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन मगर जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है और जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है वो तहरीक इंसाफ है, वो भी कह रही है आपके मुतालबे की टाइमिंग ठीक नहीं है। और वैसे जो लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे हैं, ये तो बहुत दिनों से नजर आ रहा है जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। तहरीक इंसाफ बहुत अरसे से आवाज़ उठा रही है, मगर आपने नहीं कहा। आज जबकि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ है, कल जबकि नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होना शुरू होने हैं, आप और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल एक साथ प्रेस रिलीज निकालते हैं और फिर एहतजाज का इंदिया भी देते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहते हैं उन्हें घर जाना चाहिए। तो सवाल पैदा होता है कि मकसद क्या है? अच्छा शाहज़ेब खानज़ादा साहब, ये हमने जो मुतालबा किया है वो इलेक्शन से पहले किया है कि इलेक्शन ठीक हो, और इलेक्शन के बाद अगर हम ऐसा मुतालबा करते तो आप ही कहते और बाकी दोस्त भी कहते कमाल है जी आपने पहले मुतालबा किया नहीं, आप बाद में कर रहे हैं, तो आप सोए हुए थे। तो मेरा नुक्ता एतराज अलग है, वो ये कि आज क्यों क्या इससे बहुत पहले क्यों नहीं किया। मैं बात की नहीं बात कर रहा, इलेक्शन की बात करते बहुत अरसे से तहरीक इंसाफ शिकायतें कर रही है और नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है। आप लोगों को उस वक्त नहीं मुतालबा किया आपने कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कंडक्ट पर, आज किया है जबकि खुद तहरीक इंसाफ कह रही है कि नहीं भाई ये वक्त ठीक नहीं है अब, वरना इलेक्शन डिले हो जाएंगे। देखें, ये तहरीक इंसाफ की हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात जनरल कर रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की और तमाम स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि कम अज़ कम जो पिछले 4-5 इलेक्शंस हुए हैं और हर इलेक्शन में ऑब्जेक्शन होते रहे हैं, तो कम अज़ कम जो अब इलेक्शन होने हैं वो इतने शफाफ हों कि जो आने वाली असम्बली है और जो हुकूमत है वो कम अज़ कम सुकून के साथ काम कर सके। और आपने देखा होगा कि
लेकिन आपने खुद देखा सियासी जमातों ने एतराज होते, आपने खुद देखा ना सियासी जमातों ने इलेक्शन लड़ने हैं, तो कोई एक सियासी जमात तो हो ना जो कहे कि हाँ जी आप बिल की टाइमिंग भी ठीक है और मुतालबा भी ठीक है। सबसे ज़्यादा मुतासिर तहरीक इंसाफ हो रही है, वो भी आपकी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। तो फिर ये क्योंकि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिजाइन करते हैं तो 45 दिन का एक प्रोसेस है मैक्सिमम जिसमें उनकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। कौमी असेंबली है नहीं तो सेनेट में अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर भेजते हैं उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता है, तो एक रास्ता नहीं खुल जाएगा इलेक्शन में डिले का? खानजादा साहब, आर्टिकल 217 इज़ देयर, उसमें बाकायदा मेकनिज़म दिया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ना होने की सूरत में आगे क्या तरीक़ाकार होगा वो आइन में दिया गया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जो सीनियर तरीन मेंबर होगा वो बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर 8 तारीख को ही इलेक्शन करवा सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है आर्जी मुस्तकिल की बजाय आर्जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो आप कह रहे हैं, आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि जो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा उसके नाम भी शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज ही मिलकर भेजेंगे अगर सेनेट का एक पैनल होता है। आप कह रहे हैं कि वो ना हो एक आर्जी जो हो जो कि सीनियर मोस्ट हो वो बन जाए और वो इलेक्शन करा दे। आप कह रहे हैं वो काबिल कबूल हो जाएगा सबको, इस पर एतराज नहीं उठ जाएगा? ये दुरुस्त, ये कि जो सीनियर मोस्ट है वो बन सकता है, वो नया ना राजा रियाज साहब की ज़रूरत है और ना ही शहबाज शरीफ साहब की ज़रूरत है। और आपके ख्याल में उस पर एतराज़ नहीं उठेगा कि ये मुस्तकिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बजाय एक आर्जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात करा रहे हैं? जो केयर टेकर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके पास सारे इख्तियारात होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाले। आइन में आर्टिकल 217 मौजूद है, आप उसको देख लें। अच्छा, और आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर भी एतराज़ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हर इकदाम की तौसीक करने के बजाय इन बेज़ाब्तियों का नोटिस ले। अब सुप्रीम कोर्ट तो वो पत्थर पर लकीर की भी बात कर रही है। आज हल्का बंदियों के हवाले से जो बलुचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला था वो भी आपने देख लिया। जब लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई ने चैलेंज किया तो उसके बाद भी आपने देख लिया कि छुट्टी के आखिरी दिन जस्टिस काजी फईसा साहब ने क्या ऑर्डर दिया, कायम मकाम चीफ जस्टिस के ऑर्डर दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से तो आप देख लें कि बड़े क्लियर ऑर्डर आ रहे हैं कि जी अभी कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे इलेक्शन प्रोसेस मुतासिर हो। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अब अगला लाएमल क्या है? हम इसी से आगे चले हैं कि 8 तारीख से आगे नहीं होना चाहिए, इलेक्शन जो है वो डिले नहीं होना चाहिए। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसकी शफाफियत के हवाले से कोई ऐसे अमली इक़दाम उठाने चाहिए ताकि इलेक्शन पे कोई उंगली ना उठ सके और उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन ना मार्क हो। अच्छा, तो उसमें आपको बुनियादी मुतालबा फिर तमाम स्टेक होल्डर से ये नहीं करना चाहिए कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए? उनके साथ जो हो रहा है, एक तो उन्हें बल्ले का निशान अलॉट हो, दूसरी पार्टीज़ की इलेक्शन की उस तरह स्क्रूटनी नहीं होती जैसे उनकी हो रही है, उनके ऊपर क्रैक डाउन ना हो, उन्हें मौका दिया जाए कि वो बाकायदा तौर पर अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करें, कैंपेन कर सकें। देखिए, बड़ी हमने डिटेल के बावजूद चीज़ें रह जाती हैं। आप देखें लेवल प्लेइंग फील्ड, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, क्या हमने लिखा है किसी एक पार्टी का नाम लिखने की बात नहीं है, लेकिन तमाम पार्टीज़ के बारे में हमने ये ज़रूर लिखा है कि सबको यकसां मौके दिए जाएँ। पाशा साहब, अभी तो जो सबसे ज़्यादा इस वक्त क्रैकडाउन हो रहा है और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा अगर किसी की तरफ से किया जा रहा है तो वो तहरीक इंसाफ है। तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए कि जी नाम लेके कि जी इनको दी जाए और उन्हें मौका दिया जाए फिर इसमें तहरीक इंसाफ शामिल है। हमको तहरीक इंसाफ को एक्सक्लूड नहीं कर रहे। आप देख लें कि अली जफ़र साहब ने जो अपनी फेवर में चीज़ जाती थी उसको एंडोर्स किया है कि ये बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है। जो जिस पार्टी की फेवर में जाएगी वो एंडोर्स करेंगे कि यहाँ तक तो ठीक है, बाकी नहीं है। हम तो जनरली तमाम चीज़ों को सामने लेके और एक ऐसी बात की है जो तमाम के लिए काबिल कबूल हो। और ये परसेप्शन मैं एट द कास्ट ऑफ रेपुटेशन ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है कि हम इलेक्शन को डिले कराना चाहते हैं और 8 फरवरी से आगे ले जाना चाहते हैं। और क्या वकला तहरीक का जो इंदिया दिया गया है ये होगा या ऐसा कोई प्लान नहीं है अगर ये जो आपके मुतालबात पूरे नहीं होते? सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट उम्रे पे गए हुए हैं, वो वापस आते हैं तो हम इंशाल्लाह ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, उसमें फ़ैसला करेंगे। मशावरत जारी रहेगी, मशावरत करेंगे और जो फैसला भी होगा वो मुत्तफ़िका होगा। बहुत शुक्रिया पाशा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या सोच रही है? हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद।
आज अचानक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद की गई है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एहतजाज का इंदिया दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर चले जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के अली जफर साहब ये कह रहे हैं कि बात दुरुस्त है, टाइमिंग ठीक नहीं है, इलेक्शन डिले हो सकते हैं। हमारे साथ सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद खान साहब मौजूद। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हामिद खान साहब, आपने देखा होगा दोनों सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से एलामिया आया है, इंदिया दिया है कि जी प्रोटेस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा है कि वो घर जाएं। आज से इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया, कल से नॉमिनेशन पेपर्स का अमल शुरू हो जाएगा। आप समझते हैं कि ये एक दुरुस्त मुतालबात हैं जिन पर फौरी अमल होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार आजकल जिनके हाथ में है वो बिल्कुल पार्टीजन हैं और वो वकला की सही इस वक्त तर्जमानी नहीं कर रहे। तो मैं नहीं समझता कि वो जो बात कह रहे हैं मुझे उस पर कोई एतबार हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन जब 8 फरवरी के अनाउंस हो गए हैं तो इलेक्शन होने चाहिए। जिस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और ये कि सारी जमातों को बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको पूरी तरह से इसमें हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। उनके कैंडिडेट्स के जो नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट होने चाहिए और उनको जो इलेक्शन सिंबल है बैट का वो मिलना चाहिए। तो इलेक्शन होने चाहिए। ये इस किस्म की मूव अगर कोई करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद इसका मकसद इलेक्शनों को पोस्टपोन कराना है। हम बिल्कुल नहीं इस चीज़ के हक़ में कि इलेक्शन पोस्टपोन हो, पहले ही बहुत पोस्टपोन हो चुके हैं, आइनी लिमिट से बाहर जा चुके हैं। लेकिन फिर भी 8 फरवरी को अगर इलेक्शन की है तारीख तो ठीक है, इस पर इलेक्शन हो जाए, लेकिन सारी जमातों को बराबर का जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड है वो दिया जाए। ये बड़ी अहम बात है। यानी आप भी कह रहे हैं कि जो टाइमिंग है उस पर आपको भी शक है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से एलामिया आना और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा करना और हल्का बंदियों पर एतराज़ उठाना। देखिए ना, यही नज़र आ रहा है कि जैसे वो किसी के इशारे पर ये कर रहे हों, क्योंकि बात तो ये है कि इलेक्शन हो जाना चाहिए वक्त पे। इलेक्शन को क्यों डिले करने की कोशिश की जा रही है? हल्का बंदियाँ जो हैं, जो हो गई हैं, आप उसको फाइनल समझें और उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कराएं। असल चीज़ जो देखने वाली है कि आप जिनको रिटर्निंग ऑफिसर लगा रहे हैं, क्या वो लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट करेंगे, गलत तौर पर रिजेक्ट तो नहीं करेंगे? इलेक्शन में बिल्कुल फ्री और फेयर होना चाहिए। इस बात को इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, लाइक रिटर्निंग ऑफिसर, डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, उन सब को वाज़ेह तौर पर हिदायत हों और उनको ओवरसी किया जाए जुडिशरी की तरफ से कि वो हर एक पार्टी को पूरा बराबर का मौका दे रहे हैं इलेक्शन में कि नहीं। और साहब, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर एक्शन लिया, 8 फरवरी को इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए लिया, जो पटिशन्स मुख्तलिफ आ रही हैं उस हवाले से भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो हाई कोर्ट्स के डिसीजन आ रहे हैं उनको भी वो रोक रहे हैं कि किसी भी तरीके से इलेक्शन में ताख़ीर का बाइस ना बने, कि जो आपकी शिकायत हैं वो भी एड्रेस होंगी। अगर कुछ ऐसे रिटर्निंग अफसरान हैं जिन पर आपको शिकायत है इंतज़ामिया से, तो वो आप लेके जाएंगे क्या? इसकी तैयारी आपने की है और तवक्को रखते हैं कि वो एड्रेस होंगी? देखिए, एक तो हमारी तरफ से बेहतर था कि अगर जुडिशल ऑफिसर होते, उसकी एक दरख्वास्त ज़रूर दी थी इलेक्शन कमीशन वालों को, जो कि जिसमें से ये कंट्रोवर्सी निकली है। बहरहाल जिनको भी ये लगा रहे हैं ओवरसी, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ज़िम्मे लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा उस दिन जो ऑर्डर पास किया है काजी साहब के बेंच ने उनके जाने वाले दिन, उसमें उन्होंने किया है कि जो भी शिकायत हैं इलेक्शन के हवाले से वो हमारे पास लेके आए। अब इलेक्शन को जो है उसकी जो भी उससे मुतल्लिक़ा बातें हैं उसको हम सुनेंगे और डिसाइड करेंगे। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट से तवक्को रखते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन को ओवरसी करेंगे और हर स्टेप पर देखेंगे कि कोई गैर आइनी, गैर जमहूरी या किसी किस्म की ज़्यादती और गैर मुनसफ़ाना अमल तो नहीं हो रहा किसी के साथ या किसी पार्टी के साथ। अब इनका फ़र्ज़ है कि वो जमहूरी अमल को और आइनी अमल को आगे लेके जाए। मतलब उसमें सबसे बड़ा चैलेंज बल्ले का निशान है
कल से नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होने हैं और इस वक्त जाहिर है एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो निशान नहीं है, तो क्या कैसे मामला आगे बढ़ेगा, इसके लिए क्या करेंगे? कोई प्लान बी प्लान सी का जिक्र कर रहे थे आज गौहर खान साहब और अली जफर साहब, उस तरफ जाएंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, हम फिर मजबूर होंगे अगर इलेक्शन कमीशन जो है जानिबदाराना जो रोल उसका चल रहा है वो हमें काबिल कबूल नहीं है, उसको गैर जानिबदाराना होना चाहिए। और हम बल्ले के निशान पर 2 जनरल इलेक्शन लड़ चुके हैं, हमसे ये निशान वापस लेना किसी भी बहाने, चाहे इसको इंट्रा पार्टी इलेक्शन का बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐन कानून के मुताबिक हुए हैं और दूसरी पार्टियों से बेहतर तौर पर हुए हैं, उसको मुतनाज़ा बनाना, उसकी बुनियाद पर हमसे इलेक्शन शिम्बर लेना, ये सारी चीज़ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती होगी। इस चीज़ को ओवरसी करने की ज़रूरत है कि इस किस्म की कोई ज़्यादती ना हो। जाहिर है जो बात बैरिस्टर उसने कही है उसका मकसद गौहर ने यही है कि देखिए, अगर आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो हम अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास ये कहने के लिए कि देखें हमारे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। आपने वादा किया है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे और आपने ये भी वादा किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कि वो हर शिकायत जो है इलेक्शन के बारे में जो होगी उसको सुनेंगे। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपने सुना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जहां मुल्क इंतखाबी अमल में दाखिल हो चुका है और तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें जीतने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हैं, तो वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में मुजाहरे हो रहे हैं और इन मुजाहरों में मर्द, ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े सब शरीक हैं। 6 दिसंबर को मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ मकरान के ज़िला केच से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च तमाम रुकावटों के बावजूद पंजाब में दाखिल होने के बाद अब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान में जबरी तौर पर लापता अफराद को बाजियाब किया जाए और लोगों को मावराए अदालत कत्ल करने के गैर इंसानी अमल को फौरी तौर पर रोका जाए। अहम बात यह है कि बलूचिस्तान के इन मुजाहरों में गुज़िश्ता महीने नवंबर में उस वक्त शिद्दत देखी गई जब 23 नवंबर को CDD के मुकाबले में 4 लोगों को मारे जाने की इतला सामने आई। इन 4 लोगों में 24 साला बालाच मौला बख्श बलोच नामी शख्स भी शामिल था और बालाच बलोच के अहले खाना ने दावा किया कि बालाच बलोच को CDD ने जाली मुकाबले में मावराए अदालत कत्ल किया है। बालाच के अहले खाना का दावा है कि 29 अक्टूबर को रात 1 बजे उनके घर पर छापा मारा गया और काली वर्दियों में मलबूस अहलकार बालाच बलोच को जबरी तौर पर अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद 20 नवंबर को बालाच बलोच के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस होने की FIR सामने आ गई और फिर 21 नवंबर को बालाच बलोच को तुर्बत की अदालत में पेश भी कर दिया गया और अदालत ने उन्हें 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CDD के हवाले कर दिया। लेकिन रिमांड लेने के एक दिन बाद ही 23 नवंबर को 3 लोगों के साथ बालाच बलोच की लाश तुर्बत के एक अस्पताल में पहुंचा दी गई। CDD ने इस वाक़े से मुताल्लिक दावा किया कि बालाच बलोच की निशानदही पर तखरीबकारी की मनसूबाबंदी को रोकने के लिए जब 22 और 23 नवंबर की दरमियानी शब अहलकार मुतल्लिका जगह पर गए तो अस्करियत पसंदों की तरफ से फायरिंग के तबादले में बालाच बलोच गोली का निशाना बने और उनकी मौत हो गई। बालाच बलोच की मौत के बाद उनके ख़ानदान ने CDD पर मावराए अदालत कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इसके अलावा बालाच बलोच के साथ मारे जाने वाले दीगर अफराद के अहले खाना ने भी दावा किया है कि उन्हें जबरी तौर पर लापता करने के बाद जाली मुकाबले में कत्ल कर दिया गया है, जिसके बाद बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में CDD एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करके धरना दे दिया गया और फिर कई दिनों के धरने और अदालती अहकामात के बाद CDD एहलकारों के खिलाफ बालाच बलोच के अहले खाना की तरफ से FIR दर्ज की गई और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर CDD एहलकारों को मुअत्तल भी कर दिया गया और बाद में बलूचिस्तान हुकूमत ने इस वाक़े की तहकीकात से मुताल्लिक एक कमेटी भी तश्कील दे दी, मगर इस धरने की वजह से बलूचिस्तान भर से एक बार फिर जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गईं और दिन ब दिन इसमें शिद्दत आती गई। बलूचिस्तान के दूर दराज से लोग अपने लापता अफराद की तस्वीरें लेकर इस मुजाहरे में शामिल होते रहे और फिर बलोच यकजहती कमेटी की सरबराही में 6 दिसंबर को बलूचिस्तान के तुर्बत शहर से बाकायदा लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया गया और ये लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ 11 दिसंबर को सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा पहुँच गया और वहाँ धरना दे दिया गया, जिसके बाद 15 दिसंबर को ये लॉन्ग मार्च कोयटा से निकलकर बलूचिस्तान के इलाके कोहलू और फिर बारखान से बढ़ता हुआ 2 दिन पहले पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान पहुँच गया और इस दौरान डेरा गाजी खान की इंतज़ामिया की तरफ से बहुत से मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए, जिस पर कल
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एलामिया जारी करते हुए मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने की मजम्मत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि HRCP डेरा गाजी खान में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ रियासत की जानिब से ताकत के बेजा इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करता है। तुरबत से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के शुरुआ पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उनके कई रहनुमाओं के साथ साथ मकामी कारकुनों को गिरफ्तार करके उनके कैंप को मस्मार कर दिया। एलामी के मुताबिक लॉन्ग मार्च का इनेकाद बलूचिस्तान में मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर किया गया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि रियासत बलोच शहरियों की जिंदगी और आज़ादी के हक का उतना ही तहफ़्फ़ुज़ करे जितना वो दूसरे शहरियों के हुकूक का करती है। ताकत के साथ जवाब देते हुए रियासत ने एक बार फिर मुजाहिरीन के पुरअमन इज्तिमा की आज़ादी के हक जिसकी आइन में ज़मानत दी गई है की खिलाफ वर्जी की है। गिरफ्तार किए गए मुजाहिरीन को गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए और लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद तक पुरअमन तौर पर बिला रोक टोक आगे बढ़ने दिया जाए। अहम बात यह है कि इस लॉन्ग मार्च के दौरान मुजाहिरीन के खिलाफ दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए, मगर जब DG खान में कल गिरफ्तारियों के खिलाफ धरना दिया गया तो DG खान की इंतजामिया ने मुजाहिरीन को रिहा तो कर दिया मगर उनके खिलाफ मुकदमात वापस नहीं लिए। इस हवाले से कल एमनेस्टी इंटरनेशनल के जनूबी एशिया के दफ्तर ने मजम्मती बयान जारी करते हुए कहा है कि डेरा गाजी खान में 17 दिसंबर को बलोच मार्च के कम अज़ कम 20 शुरका की गिरफ्तारी और हिरासत की शदीद मजम्मत करते हैं। इस वक्त मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया है, ताहम मुंतज़मीन और शुरका के खिलाफ 3 अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का पाकिस्तानी हुक्काम से मुतालबा है कि फौरी और गैर मशरूत तौर पर इन तमाम लोगों पर आयद किए गए चार्जेस को ख़त्म किया जाए जो सिर्फ इजहार राय की आज़ादी के अपने हक को इस्तेमाल करने पर किए गए हैं। पाकिस्तानी हुक्काम बैनुल-अक़वामी मयारात के मुताबिक तमाम मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों की गैर जानिबदाराना तहकीकात करें, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, और मावराए अदालत कत्ल के मुतासरीन और जबरी तौर पर लापता होने वालों के ख़ानदानों को मुआवजा दिया जाए। और अब से कुछ देर पहले ये लॉन्ग मार्च तौसा शरीफ पहुँच चुका है जिसकी आखिरी मंजिल पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। स्टॉक मार्केट में अचानक मंदी नजर आ रही है, क्या मामला है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता 5 महीनों में मुसलसल तेजी के बाद 44,000 पॉइंट से बढ़कर 67,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई। लेकिन इस हफ्ते मुसलसल 2 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान नजर आ रहा है। आज स्टॉक मार्केट 2,371 पॉइंट्स की कमी के बाद 62,833 पॉइंट्स पर बंद हुई, जो स्टॉक मार्केट की तारीख में किसी भी एक दिन में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 16 मार्च 2020 को स्टॉक मार्केट एक ही दिन में 2,375 पॉइंट्स गिरी थी। कल भी स्टॉक मार्केट में 900 पॉइंट्स की कमी आई थी और 100 इंडेक्स 65,000 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। सवाल उठ रहा है कि ये गिरावट बहुत ज़्यादा इजाफे के बाद एक करेक्शन है, ज़्यादा लेवरेज की वजह से है, या मार्केट मुस्तकबिल में किसी गैर यकीनी की तवक्को कर रही है, क्योंकि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है। अगले महीने IMF का बोर्ड रिव्यू की मंजूरी दे देगा। रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम है। इलेक्शन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने गैर यकीनी खत्म कर दी है और स्टेट बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक नवंबर में $90 लाख का करंट अकाउंट सरप्लस आया है। जुलाई से नवंबर तक 5 महीनों में करंट अकाउंट खसारा 63% कम होकर $1.16 अरब रह गया है। तो फिर स्टॉक मार्केट में इस गिरावट की अचानक वजह क्या है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सुहेल साहब। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। और साहब, क्या कोई बुरी खबर मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, कोई अनसर्टेनिटी है जो इतनी ज्यादा मंदी देखी जा रही है अचानक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहजेब साहब। देखिए, मार्केट में गिरने की वजह टेक्निकल है, फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि इस तरह आपने कहा कि मार्केट बहुत तेजी से बढ़ी है। ना सिर्फ तेजी से बढ़ी है, जो हमारी तवक्कुआत से भी ज्यादा तेज मार्केट है। सिर्फ 40 अरब रुपए से ऊपर होना शुरू हो गया था, जो पिछले साल के एवरेज से कोई 4 गुना 5 गुना ज्यादा वॉल्यूम है। तो हुआ ये है कि लोगों ने बहुत ज्यादा लेवरेज पोजीशन बना ली थी और जो ऑफिशियल लेवरेज के नंबर्स आते हैं वो 40 अरब क्रॉस कर गए हैं, जो 2 साल के बाद होती है। ना सिर्फ वो 40 अरब रुपए का लेवरेज पोजीशन है, बल्कि वो 30% पे तकरीबन लेवरेज कर रहे हैं। तो इस वजह से जब भी मार्केट ओवरबॉट या ओवर लेवरेज होती है, हमने पाकिस्तान की तारीख में भी देखा है, दुनिया भर में देखा है, तो फिर मार्जिन कॉल्स आती हैं। और आज की जो पैनिक का रीजन भी ये ओवर लेवरेज एक्सपोजर था, जो इन्वेस्टर्स ने बहुत जल्द अमीर होने के चक्कर में, बहुत जल्द पैसा कमाने के चक्कर में किया था, जिसका खमियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ा है। और ये बताएगा कि मंतक तो ये कहती है कि जो सरमायाकार हैं वो चाहेंगे कि इस मुल्क में इलेक्शन का साइकिल कंप्लीट हो, क्योंकि 9 महीने का IMF का प्रोग्राम है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, नई हुकूमत आए, वो IMF से मुआहिदा करे, अपना मुआशी प्लान दे और मुल्क आगे चले। मगर कुछ लोग जो ये स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि जी क्योंकि इलेक्शन का ऐलान हो गया है इसलिए स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रही है। क्या दुरुस्त बात है कि इलेक्शन की वजह से रिएक्ट कर रही है? इलेक्शन चाहती है सरमायाकार के इलेक्शन और ये अनसर्टेनिटी का पीरियड खत्म हो?
उसका जो मेन रीजन जो है वो ओवर लेवरेज पोजीशन थी। हमने इस पे आज अपना एक डिटेल नोट भी निकाला है, मगर इलेक्शन जो हैं वो सरमायाकारों के लिए अहमियत ज़रूर रखते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 माह से जो मार्केट में बेहतरी आई है उसमें ये इलेक्शन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और मार्केट यही चाहती है कि एक स्मूथ फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसफर ऑफ पावर हो, और उसके बाद सबसे बढ़कर ये कि जो नई हुकूमत आए वो फिर अगला IMF प्रोग्राम में जाए और स्टेबिलिटी इकोनॉमी में आए। तो इलेक्शन की अहमियत जरूर है और मार्केट चाहती है कि एक स्मूथ फेयर इलेक्शन हो, मगर आज की जो गिरावट थी वो उसका मेन रीजन ओवर लेवरेज पोजीशन थी। मतलब और जो मार्केट में एक एंटिसिपेशन थी इंटरेस्ट रेट्स कम होने की, आपको लगता है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उसकी वजह से शायद मुस्तकबिल करीब में ना हो पाए, इसमें वक्त लग जाए? मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अब इस मॉनेटरी पॉलिसी में रेट नहीं गिरा उसमें मेजॉरिटी तवक्को ही कर रहे थे, हमारी भी तवक्कुआत यही थी कि इंटरेस्ट रेट नहीं गिरेंगे, और मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि या तो अगली मॉनेटरी पॉलिसी में या फिर उसके बाद वाली में गिरेंगे। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो मनी मार्केट रेट से बता रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट आगे आने वाले महीनों में कम होंगे। तो इंटरेस्ट रेट का ना गिरना एक नेगेटिव खबर जरूर थी, मगर कोई इतनी बुरी खबर नहीं थी कि मार्केट जो है 3.5% गिर जाए। जो मार्केट 3.5% गिरी है उसका रीजन ये है कि दिसंबर ईयर एंड है, जो बैंक्स हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं वो जो फाइनेंसिंग मार्केट में लैंडिंग नहीं करते, तो जब लेवरेज पे लोग काम करें और 30% पर भी बड़ी मुश्किल से फाइनेंसिंग मिले, तो फिर उस इन्वेस्टर के पास कोई चारा नहीं होता कि वो शेयर अपने डंप कर दें। बहुत शुक्रिया मुर्शिद साहब, इस हवाले से बात कर रहे थे। आज के बाद में तैयार दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।